नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से हवा में हिंदुत्व जैसे घुल सा गया हो। चाहे वो हिंदुओं के हितों की बात करना हो, चाहे हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो या फिर मंदिर के कायाकल्प की बात हो, सीएम योगी का हिंदुत्व मॉडल शुरू से चलता आ रहा है और आगे भी चले इसकी तैयारी हो रही है। यानी चुनावी तैयारियों का केंद्र बिंदु हिंदुत्व का एजेंडा बन गया है। मतलब अब जो भी दाव योगी सरकार खेलेगी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हिंदुत्व से रहेगा, जिसमें साथ देने का काम आरएसएस करेगी। संघ के साथ बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने का प्लान बना रही है। साथ ही लखनऊ में विराट हिंदू सम्मेलन कराने की तैयारी की गई है, जिसमें सीएम योगी मुख्य चेहरे की भूमिका निभाएंगे और हिंदुओं को एकजुट रहने की बात करेंगे। कुल मिलाकर साफ है कि पार्टी हिंदुत्व को चेहरा बनाकर पेश करने की रणनीति अपना रही है, पर क्या ये रणनीति काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो हिंदुत्व मॉडल लेकर आ रही है सीएम योगी, क्या इससे वो तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी? देखिए, हिंदुस्तान है जी, भारत, आर्यावर्त। अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व काम ना आए, पॉलिटिक्स में भी काम ना आए, अगर हिंदू केवल रिलीजियस हिंदू बनकर रहे, आध्यात्मिक हिंदू बनकर रहे, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक हिंदू न बन पाए, तो ये शर्म की बात है। हिंदुस्तान में हिंदुत्व चलेगा या नहीं चलेगा, ये सवाल किए जाते हैं, लेकिन यहां ये सवाल नहीं किया जाता कि मुस्लिम एजेंडा चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये सवाल किया जाता रहता कि मुस्लिम एजेंडा क्या इस चुनाव में चलेगा, क्या बिहार में मुसलमानों के अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलेगी, क्या इसका असर होगा, या उत्तर प्रदेश में होगा, कर्नाटक में होगा, बंगाल में होगा, तो अभी तक मुस्लिम एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां बिखर कर रह गई होती। उसके अंदर भी एक कंफ्यूजन होता। हमेशा से ये किया गया, हमेशा से पूरे देश की राजनीति में ये बात रखी गई, क्या हिंदुत्व चलेगा? हिंदुत्व की बात करोगे तो आपसे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। यही तो कांग्रेस से किया गया, और कांग्रेस ने 1947 के बाद से, 51-52 के पहले चुनाव के बाद से, उस समय से यही सोच विचार कांग्रेस में मंथन चलता रहा। एक बड़ा लॉबी जो कि बार बार कहता रहा हिंदुत्व की बात, हिंदुओं की बात तो यहां होगी नहीं। तभी तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल, और इन लोगों ने, सरदार पटेल ने इनिशिएटिव लिया था कि गुजरात में भाई सोमनाथ मंदिर है जिसे इन लुटेरों ने, गजनी ने तोड़ फोड़ मचा दी थी, उसका रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फिर से एक बृहद बेहतरीन सोमनाथ मंदिर बनाया जाए। और वहां पर मंदिर का निर्माण हो चुका था। मंदिर का निर्माण हुआ, पैसे उसमें सरकार के नहीं लगे, ये सेकुलरिज्म की बात नहीं थी, पैसे उसमें ट्रस्ट के लगे और हिंदुओं ने दान दिया। जैसे आज राम मंदिर की बात की जाती है, इतने भव्य राम मंदिर बना, क्या सरकार ने पैसा खर्च किया? क्या सरकार से फंड लिया गया? वहां पर हिंदुओं के दान से पैसे ये बने हैं। ये वैसा देश है जहां मस्जिद बनाने के लिए, इफ्तार करने के लिए, मुसलमानों को मदरसा बनाने के लिए, मजार के लिए पैसे दे दिए जाएंगे, ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड बना दिए जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी के लिए कुछ नहीं होगा। यहां तो हिंदुओं के पैसे से सरकार उसे चुरा चुरा कर मुसलमानों को देती है। पूरे कर्नाटक में देख लीजिए, पूरे दक्षिण में, तमिलनाडु के अंदर भी यही स्थिति है, केरल के अंदर भी यही स्थिति है। कई सवाल उठे हैं केरल में, जहां पर इतने मंदिर हैं हिंदू देवी देवताओं के, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण मंदिर हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मंदिर हैं, और इन जगह पर मंदिरों का एक कमेटी बनाया गया, सरकार ट्रस्टी बन गई। ये जो करोड़ों करोड़ रुपया आ रहे हैं मंदिरों में दान के, उस पैसे का इस्तेमाल क्या? उस पैसे का इस्तेमाल रिलीजियस डेवलपमेंट फंड में किया गया। और रिलीजियस डेवलपमेंट फंड में क्या होगा? माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड, यानी मुसलमानों के विकास के लिए भी खर्च होगा। हिंदू पैसा दे, अब मुसलमान पनपे, और वो फिर हिंदुओं को दबाने के लिए जिहाद करे, और फिर वो हिंदुओं को क्या कहे? हिंदुओं को काफिर कहे। ये इस देश की पॉलिटिक्स रही है। तो इसलिए जब मुसलमानों की बात हुई, जवाहरलाल नेहरू ने सीधे तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना किया था कि राष्ट्रपति के तौर पर एक
सेकुलर देश के अंदर किसी राष्ट्रपति को किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना था। बार बार ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मना कर रहे थे, लेटर लिखे गए, फिर राष्ट्रपति को लेटर लिखा गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय सरदार पटेल को लेटर लिखा और कहा कि देखिए भाई, नेहरू बड़ी परेशान कर रहा है इन मुद्दों पर। ये सारे लेटर हैं, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पटेल और लेटर पटेल टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पटेल के लेटर्स में ये सारे जिक्र किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा कम होती है। और तब सरदार पटेल ने कहा था कि भाई आप अपना काम कीजिए, नेहरू को अपना काम करने दीजिए। और इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय प्रधानमंत्री की बात को इग्नोर किया, सोमनाथ मंदिर में गए प्रोग्राम में। लेकिन फिर भी ये जवाहरलाल नेहरू तो नहीं चाहते थे, ये तो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर नेता मानते थे, सो कॉल्ड सेकुलर, क्योंकि सेकुलर ये लोग है नहीं, सेकुलर पहचान बनाने की कोशिश करता है। तो वही स्थिति थी कि उसके बाद बार बार ऐसे ही धारणाएं बनती रही। राजीव गांधी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, 84 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, और उसके बाद भी शाहबानो का मामला आया, संविधान में संशोधन करना पड़ा। क्यों? मुसलमानों ने कहा आंध्र प्रदेश का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ है, कांग्रेस की हार की बड़ी वजह क्या है? ये शाहबानों पर का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आप मुसलमानों के धार्मिक मजहबी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। फिर तत्कालीन व्यवस्थाएं बदली, संविधान संशोधन हुआ, शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेल। ये राजीव गांधी अपीजमेंट पॉलिटिक्स में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का ताला खुलवाना, ये सारी परिस्थितियां इसलिए थी क्योंकि मुसलमानों के समर्थन वाले गुट ने हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों को कंफ्यूज किया, उसे डराया कि हिंदुत्व की बात किए नहीं कि फिर मुसलमान नाराज, दूसरे नाराज, आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते, आपकी जीत नहीं हो सकती, चुनाव नहीं जीत सकते। यही अवधारणा बदली है 2014 के बाद। ये कितने शर्म की बात है कि बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला, 80% से ज्यादा जनसंख्या वाला देश में राजनीति के केंद्र में मुसलमान रहे। सारी पार्टियां दौड़ पड़ी है कि मुसलमानों की राजनीति करो, मुसलमानों की राजनीति करो। ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक पार्टी थी, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की, वो एक हिंदुत्व की बात करती थी, उसको भी इन लोगों ने ग्रास लिया। उद्धव ठाकरे का मति भ्रमित हो गया और वो फिर भी सेकुलर पार्टी बन गए, अपने आप को यूबीटी लेकर चले गए, पार्टी टूट गई है। एकनाथ शिंदे अभी भी टीका लगाकर चलते हैं, हिंदुत्व की बात करते, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं हो सकते जितना बाला साहब ठाकरे थे। या फिर बाला साहब ठाकरे के बाद अगर चाहते तो उद्धव या फिर आदित्य ठाकरे या फिर राज ठाकरे हो सकते थे। वो पेश नहीं हो सकता उनमें। एक पार्टी को इन लोगों ने, हिंदुत्व की पार्टी को सेकुलर पार्टी बना दिया। ये है इस्लामिक जमात, ये है अपीजमेंट की, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वालों का गुट। लेकिन आज भी ये सवाल जब उठता है कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर भारत के अंदर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो सक्सेस हो पाएगा? आज भी ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की बात करके अगली बार चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व का ही मुद्दा पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। जब 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे और उस समय जो मीटिंग हुई, चर्चा हुई, तो एक ही बात को लेकर हुई कि उत्तर प्रदेश में लगातार शासन करना, सरकार में बने रहना इतना आसान नहीं है। जैसे ही मायावती और अखिलेश यादव एकजुट होगा, सोशल कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, ये जातीय आधार की राजनीति टूट जाएगी। ये सोचोगे ब्राह्मण हमारे साथ कुछ ठाकुर हो जाएंगे, हम सवर्णों की राजनीति कर लेंगे, कुछ बनिया हो जाएंगे, कुछ ओबीसी की जातियां, हमारे जातीय राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी नहीं रह सकती। इसलिए एक ही उपाय है, यहां पर जाति के बंधन तोड़ो, हिंदुत्व की बात करो, जातियों को एकजुट करो। हां, जो फैक्टर है उसके लिए हम जाति विहीन बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी जाति को इग्नोर किया जाए। हर जाति के लीडर को अपने आप में, अपने पार्टी में समाहित करो, उसको वैल्यू दो।
सर 2024 को लेकर लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता कि हिंदुत्व का फैक्टर काम करता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अच्छी सीटें नहीं ला रहे होते। यानी पीडे की काट जो है वो हिंदुत्व का फैक्टर तो नहीं बन सकता और आने वाले वक्त में भी हिंदुत्व का फैक्टर इतना काम नहीं करेगा। जो सीएम योगी हमेशा से कहते कि हमने राम मंदिर बनवाया, वो तो कोर्ट का फैसला था, आपने हिंदुत्व के लिए काम ही क्या किया है? तो अखिलेश यादव कर ले। जी 2024 के चुनाव में क्या हुआ उस पर अखिलेश यादव को बहुत याद है। 2014 के चुनाव में क्या हुआ ये अखिलेश को पता नहीं। 2017 के चुनाव में क्या हुआ ये पता नहीं। 2019 में क्या हुआ इसका जिक्र नहीं करेंगे। ये 2024 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव की पार्टी जीत गई, 37 सीटें लेकर आ गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ या हिंदुत्व का फैक्टर या सारी व्यवस्थाएं बदल गई। क्या आपकी पार्टी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी जमीन के अंदर चली गई? उसके बाद उपचुनाव नहीं हुए? या फिर 2017, 2019, 2024 के बीच जितने ये पंचायत लेवल कर चुनाव हुए उसमें आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया? एक चुनाव जीतना और उसमें एक पूरे फैक्टर को नकार देना, अखिलेश यादव ये अंदर से जानता है इस बात को। उसको पता है कि ये मुद्दा अगर उठा लिया गया, फिर से आक्रामक हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसी स्थिति में हमारा सफाया हो जाएगा। तो उसे डिफेम करना अखिलेश यादव के लिए एक स्ट्रेटजी है और वो रणनीति बना रहा है कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। यही भ्रमित करने की बात तो कह रहे हैं कि 1947 से अब तक ऐसे ही भ्रमित किया गया। हर चुनाव में यही कहा गया, देखो ये हिंदुत्व के मुद्दे पर चली तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये तो नहीं कहेगा कोई कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पर चला तो 2017 हार गया, 2019 हार गया, 2022 हार गया। अखिलेश यादव मुसलमानों की चापलूसी करता है इसलिए ये सारे चुनाव हार रहा है। ये बात करके दिखाओ कि बिहार में इसलिए हारा क्योंकि तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक मुसलमानों के गोद में बैठा हुआ है। ये बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती। ये बात होती है कि बीजेपी हार गई क्योंकि वो हिंदुओं के मुद्दे को उठा रही है। तो यही भ्रमित करने वाले जो तरीके रहे हैं उसी के कारण हिंदुत्व का मुद्दा केंद्र में नहीं बन पाया। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली है। संघ एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। अब अखिलेश यादव को दिखेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये जहां मुस्लिम किलेबंदी करके बैठा हुआ है उन जगहों पर भी जब भगवा रैलियां निकलेगी तो उसके बाद ये जो इसका गैंग बना हुआ है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो स्थिति पता है उसको कि हम कितनी भी कोशिश कर लें अकेले दम पर, मुसलमानों के दम पर उत्तर प्रदेश के सिंहासन गद्दी पर नहीं बैठ सकते। इसीलिए हिंदुओं को भ्रमित करने की कोशिश की है और उसी आधार पर संघ और योगी का अपना पूरी टीम ये दोनों सोच कर बैठी है कि ये हिंदुओं को भ्रमित करेगा, हम एकजुट करेंगे। अब लड़ाई इसमें जनता के पाले में है। लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें पॉलिटिकल हिंदू बनना है, हिंदुओं की बात को केंद्र में रखना है, हिंदुत्व के अधिकार के लिए लड़ना है, या फिर उसी तरीके से जैसे देश में 75 सालों से सरकारें आती जाती रही और हिंदू एक कोने में बैठकर शीत गृह में चले गए, अपने मुद्दे भी नहीं उठा पाए, उसी तरह की सरकार इनको चाहिए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सीएम योगी और आरएसएस ने हिंदुओं को एकजुट करने का जो प्रण लिया है उससे न केवल उत्तर प्रदेश के हिंदू बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं में उत्साह है। लेकिन वही विपक्ष की बात की जाए तो वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से न पहले कभी बाहर आए और न ही आज आने को तैयार है। उसके इर्द गिर्द उनकी राजनीति मंडरा रही है जिसका खामियाजा वो वक्त वक्त पर भुगतते भी आए हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।